चलिए, जैसे हमने ऑर्गन पाइप पढ़े हैं, बंद ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, है ना, यानी कि और दूसरा खुला ऑर्गन पाइप यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप। इसी तरीके के बिल्कुल कंपनों को उत्पन्न करना है अगर अप्रगामी तरंगों के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपनों की विधाएं, है ना, मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को उत्पन्न करने के या अप्रगामी तरंगों को उत्पन्न करने की कितनी विधाएं हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल सकते हैं। जैसे हमने क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में देखे थे कि भाई जो है, अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो λ/4 पहली लेंथ आती थी, ऐसे उसमें अलग अलग आवृत्तियां निकाली थी हमने, कब कब उसमें प्रगामी तरंगें बन रही हैं सारी आवृत्ति निकाली थी, है ना, ऐसे ही हमने ओपन के लिए निकाली थी। तो वो सवाल वहां से आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। लेकिन इसी तरह के कभी कभी इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं कि किसी छड़ के अंदर तरंगे उत्पन्न करी, उसमें अप्रगामी तरंगे उत्पन्न हो गई, तो उसके लिए कैसा सवाल देगा, किस तरीके से दे देता है कभी कभी। जैसे मान लीजिएगा एक छड़ है, ये हमारे पास एक छड़ है, ठीक, यहां से मैंने क्या किया, एक हैमर लिया, यहां से एक हैमर लिया और यहां पे हल्का सा इसको हमने यहाँ पे ठोक दिया, यहाँ पे इसको ठोका, तो उससे क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे, वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे तो उसमें तरंगे चलेंगी। अब ये क्या है, मेटल है, मटेरियल है, सॉलिड, सॉलिड है तो उसमें तरंगों की चाल भी होगी। तरंगों की चाल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था, तरंगों की चाल के लिए प्रदत्त होता था प्रत्यास्थता गुणांक बटे रो, प्रत्यास्थता गुणांक बटे रो, घनत्व उसका माध्यम का, है ना, ये तो होता था फंडामेंटल फॉर्मूला। तो यहाँ पर वहां पे प्रत्यास्थता गुणांक बीटा था हवा के लिए, तो लेकिन यहाँ तो सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल के लिए क्या प्रत्यास्थता गुणांक होता है, यंग्स मॉडुलस। तो बस इतना फर्क आ गया कि भाई अब आपको जो है किसी सॉलिड के अंदर चाल जो निकालनी होगी ध्वनि की जो चाल होगी वो इसमें निकालेंगे, और इसीलिए सॉलिड के अंदर ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा भी होती है क्योंकि उसका वायु भी बहुत ज्यादा होता है ना। खैर, हम तो बात ये कर रहे हैं कि भाई अप्रगामी तरंगे कैसे बनेंगी। तो उसके लिए हमें क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, मान लो उसको कहीं पे हमने एक जगह से इसको क्लैंप कर दिया, क्या कर दिया, इसे कहते हैं क्लैंप करना। क्लैंप का मतलब एक तरह से आप समझ लो कि बांध दिया, है ना, इसको एक तरह से यहाँ पे बांध दिया हमने। तो जहां से बांध दिया, बिल्कुल टाइट फिट कर दिया एकदम, तो वहां पर क्या होंगे, वहां पर हम क्या मानेंगे, नोड, वहां पर बिल्कुल, यानी कि वहां के कंपनों, वहां के पार्टिकलों को हमने वाइब्रेट होने से रोक दिया, बिल्कुल जो सरफेस पे कण है उनको वाइब्रेट होने से रोक दिया, मतलब उनके कंपन के आयाम शून्य, और जहां शून्य आयाम होता है वहां पर क्या बनता है, नोड, नोड का मतलब निस्पंद बनते हैं, वहां पर क्या बनता है, नोड, नोड का मतलब निस्पंद बनते हैं, है ना। तो सबसे छोटी आवृत्ति कब बनेगी, और जो ये कैसा काम करेगा, ये ओपन का काम करेगा और ये नोड का काम करेगा, यानी कि ये क्लोज का काम करेगा, इधर वाला ओपन का काम करेगा। तो इसमें तरंगे जाएंगी, यहाँ टकरा कर वापस आ जाएंगी, अप्रगामी तरंगे बनेंगी। बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके पूछने के, लेकिन क्योंकि बिल्कुल उसके जैसा कॉपी पेस्ट ही है, ऑर्गन पाइप के जैसा ही, तो इसलिए हमें समझने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि सवाल आने के चांसेस ऑर्गन पाइप के ही है, लेकिन फिर भी चूंकि कॉपी पेस्ट है तो समझ लेते हैं क्या है भाई। यहाँ पे क्या बनेगा, नोड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड, प्रस्पन बनेंगे। तो सबसे छोटी अप्रगामी तरंग कितनी बन सकती है कि यहां पे क्या बन जाए, ऐसे, ऐसे बन जाए, यानी कि अगर इसकी लेंथ को मैं L मान लूं, इसकी लेंथ को अगर L मान लूं, तो क्या ये λ/4 हो गया, यस, क्या ये भी λ/4 हो गया। तो कुल मिला के लैम्बडा आ गया। तो अगर मान लो इसमें हमारे पास जो है ये लेंथ L है, तो L बराबर क्या लिख सकते हैं, λ/4 प्लस λ/4। क्या ये λ/2 आ गया है, यस, क्या λ बराबर 2L आ गया है। तो इसमें V बराबर F लैम्बडा, तो F बराबर V/λ। अब बस फर्क इतना है कि जो V है कौन सा वाला V होगा, ये वाला, अब ये वो वाला V नहीं जो हवा में था, अब ये वाला मेटल के अंदर वाला V है, बस इतना सा अंतर है। तो लैम्बडा की वैल्यू रख देंगे भाई V/2L, V/2L। तो ये इसकी कौन सी होगी, मूल आवर्ती, फंडामेंटल आवर्ती, या प्रथम सन्नादी, मूल आवर्ती, फंडामेंटल, जैसे हम मूलभूत बोल सकते हैं, या फिर प्रथम सन्नादी बोल सकते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास ये कैसी आवर्ती आ गई, मूल आवर्ती या प्रथम सन्नादी। अगर मुझे इसके अगली आवृत्ति इसमें जनरेट करनी, तो कैसे जनरेट होगी भाई, तो ये तो कैसे काम करेगा, नोड की तरह, कैसे काम करेगा, नोड, दैट इज निस्पंद। और ये कैसा काम कर रहा है यहाँ पर, एंटी नोड की तरह, जिसे क्या बोलेंगे, प्रस्पन, जिसे क्या बोलेंगे, प्रस्पन। अच्छा, अब मैं कह रहा कि भाई चलो यहां से तो हमने इसको बांध दिया, पूरा इसको हमने
क्लैंप किया हुआ। मैं चाह रहा अगली आवृत्ति कब मिलेगी, तो यहाँ तो एंटी नोड बनना, यहाँ नोड बनना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, क्या ऐसा दिखाई देगा? अरे सीधी सी बात है, ऐसे देख लो, ये लो, ऐसे इसके तिरंगे अप्रगामी तिरंगे बनेंगे। कंपन पार्टिकल जो होंगे वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, लेकिन उनको दिखाया ऐसे जाता है। ये दिखाने का तरीका है, अच्छा यार इसमें अप्रगामी तिरंगों की बात कर रहा है, तो ऐसे शो करेंगे, कंपन तो ऐसे ही करेंगे कण, है ना, कंपन तो ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ से जैसे हमने इसको हैमर किया, तो हैमर कर देने पर इसमें तिरंगे उत्पन्न हुई, तो ये जो है थोड़ा सा अलग तेजी से हमारा इसमें, तो आपकी तिरंगे भी उत्पन्न हो सकती है। लंबाई वही है L, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये λ/4 है इतनी, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो ये λ/4 और ये भी λ/4, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी की लैम्बडा है, तो λ/4 प्लस λ/4 प्लस लैम्बडा, तो λ/4 प्लस λ/4 λ/2 प्लस लैम्बडा। यानी कि अगर मैं ये तो पहले की बात करूं, अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरे में क्या बन जाएगा, L बराबर λ/2 प्लस लैम्बडा, दैट इज 3 λ/2, और जो है लैम्बडा बराबर 2L/3, 2L/3। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगी, तो मैंने इसको मान लेता हूँ ये अपनी जो है F नोट है, ये अपनी F नोट है, तो F1 क्या आ जाएगी, F1 क्या आ जाएगी, तो F1 मान लेता हूँ मैं इसको, तो V/λ, लैम्बडा कितनी 2L/3, तो 3V/2L ये आ गई। तो अगर हम इसी तरीके से अगला कंपन देखें, मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसे बोलते हैं, विधाएं कंपनों की, है ना, किसमें, छड़ के अंदर, तो यहाँ पे एक अपना नोड ही बनेगा, यहाँ पे अपना एंटी नोड ही बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, हमारे पास ये लेंथ कितनी आ जाएगी, λ/4, तो ये λ/4 ये, तो एक तरंग, दो तरंग, 2 लैम्बडा ही यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्बडा आ गए इतने, तो कितना आ गया, 2 लैम्बडा प्लस λ/2, दिस प्लस दिस, कितना आ गया 4 लैम्बडा, 5 λ/2। तो कुल मिलाकर अगर बहुत ध्यान से देखो तो लैम्बडा आ गया 2L/5, तो यहाँ 5 आया, इसका मतलब जो अगली फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5V/2L। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो सबका अनुपात 1:3:5 ऐसा आ जाएगा। चलिए इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी आई 5V/2L, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 1:3:5, यानी कि जो सारी फ्रीक्वेंसी आएंगी वो कैसी आएंगी, विषम वाली आएंगी, ओड हार्मोनिक्स या विषम सन्नादी। तो क्या मिलेंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आवर्तियों का जो आएगा F1, F2, ऐसे इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:3:5:7:7, इस तरीके से इनको बोलते हैं विषम सन्नादी, विषम सन्नादी या ओड हार्मोनिक्स, ओड हार्मोनिक्स। और वही ओवरटोन, वो सब कुछ नामकरण वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था। पहला सन्नादी है ना, मूलभूत वाला, दूसरा सन्नादी या पहला अधिसवरक, है ना, अधिसवरक मतलब ओवरटोन। तो इस तरीके से वो सब कहानी सेम ही है, बस अब आपको इसमें छड़ के अंदर इस तरीके से कंपन उत्पन्न कराने का आना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये भी है कि भाई मैं इसको यहाँ की बजाय अगर बिल्कुल किनारे पे कर दूं तो किनारे पे क्या होगा, किनारे पे नोड बन जाएगा। हाँ जी, अगर मान लो मैं छड़ को क्या करूं, छड़ को मैं एक सिरे पे से क्या कर दूं, कैसे करूं, यहां से सिरे पे से क्लैंप कर दूं, या इसे बिल्कुल बांध दिया मैंने, रस्सी से टाइट बांध दिया एक तार से, है ना। और अब अगर मैं समय जो है अपनी अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करवाना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, नोड। तो एक तरह से बंद ऑर्गन पाइप की तरह काम करेगा। ये कैसे बंद काम करेगा, बंद ऑर्गन पाइप की तरह। और वो वाला जो क्या था वो कैसे काम करेगा, खुले ऑर्गन पाइप की तरह। तो यहां से सबसे छोटी वेवलेंथ जो बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे छोटी तरंग इस तरह की बनेगी, जिसकी लंबाई क्या होगी, λ/4। अगर लंबाई L है तो क्या L बराबर λ/4 है, यस। तो λ बराबर 4L है, यस। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी शुरुआत की वो क्या आएगी, V/λ, दैट इज V/4L। अगर मैं दूसरा केस देखूं, दूसरा केस क्या है कि भाई मैंने इसको यहाँ पे क्लैंप किया हुआ ही है, यहाँ पे पूरा का क्लैंप का बांध रखा पूरा जकड़ के। तो यहाँ पे नोड बना, यहाँ पे एंटी नोड बना था, ऐसे यहाँ पे फिर से एंटी नोड बनेगा, क्योंकि ये खुले सिरे की तरह काम करेगा, ये बंद सिरे की तरह काम करेगा, ये नोड हो गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ पे तो खुला रखना, तो इसका मतलब ठीक है,
तो यहाँ से अपने पास ये बनी λ/2 और ये बनी λ/4। तो दूसरे केस की बात अगर करें इस वाले की, तो क्या लंबाई जो L होगी इस छड़ की, क्या L बराबर λ/2 प्लस λ/4 हो गई? यस, क्योंकि आधी तरंग तो ये λ/4 ये, क्या ये 3λ/4 हो गई? यस, यानी कि λ बराबर 4l/3 आ गई। तो इसकी मूल आवर्ती तो ये है, मूल आवर्ती ये आ गई। अगर ये वाली इसकी मूल आवर्ती आ गई है तो इसका मतलब अब हमारे पास ये मूल आवर्ती हुई तो F1 मान लो ये वाली को, तो V/λ, लैम्बडा कितना 4l/3, तो ये 4l/3 आ गई। तो दूसरी अगर निकालेंगे तो कैसा होगा भैया, आप समझ गए होंगे। दूसरी वाली इससे नेक्स्ट वाली कैसी बनेगी, इससे नेक्स्ट वाली ऐसी बन जाएगी, यहां से ये वाली ऐसे बन जाएगी, ये लो। तो ये अपनी यहाँ तक की लेंथ लैम्बडा, ये λ/4, तो L बराबर कितनी लैम्बडा प्लस λ/4। तो ये सब रिपीट है टेलीकास्ट, 5λ/4, लैम्बडा बराबर 4l/5। तो F2 बराबर V/λ, यानी कि V/λ कितना आ जाएगा 5/4l। तो अगर इनका भी अनुपात देखें तो क्या बैठेगा, F0 अनुपात F1 अनुपात F2, ऐसा सबका अनुपात देखेंगे तो क्या बैठेगा 1:3:5:7, यानी कि इसमें भी कैसा आएंगे, सब विषम सन्नादि आएंगे। ज़्यादा समय से नहीं लगा रहे इस पर, क्योंकि बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है, पुराने पाइपों की तरह से ही है ये वाले, है ना। लेकिन ये पाइप नहीं है, क्या है, छड़ है। क्या है, छड़ है, बस ये ध्यान रखना है ना। जो एक ये कहीं ना कहीं से बांध देंगे, जहाँ बांध देंगे वहाँ पर नोड आना, बस सिंपल। जहाँ से बांध देंगे वहाँ पे नोड, जो खुला सिरे की तरह काम करेंगे वो ये वाले काम करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलना, इसलिए इसमें कोई भी अकल नहीं लगाने की ज़्यादा जरूरत है, सीधे सीधे पाइपों वाला खेल समझ के करके दे देना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्विंक नली। क्विंक नली या क्विंक ट्यूब हमारे पास क्या काम करती है वो जान लेते हैं। जैसे हमने रेजोनेंस ट्यूब पढ़ी थी, रेजोनेंस ट्यूब की सहायता से क्या करते हैं, रेजोनेंस ट्यूब की सहायता से हम ध्वनि का वेग प्रैक्टिकली प्रयोगों के आधार पर निकाल लेते हैं, ठीक। तो वैसे ही एक प्रयोग यह है क्विंक ट्यूब। क्विंक ट्यूब में भी प्रयोगों के आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं, प्रयोगों के आधार पर ध्वनि का वेग निकाल लेते हैं क्विंक ट्यूब से भी, ठीक है। तो ये भी एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, और भी एक्सपेरिमेंट है, एक और ट्यूब होती है क्विंक ट्यूब, लेकिन कई सारे एक्सपेरिमेंट है ध्वनि के वेग निकालने के। तो कभी कभी थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, कभी कभी से पूछ ले तो बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा फंडा है इसमें भी। तो होती क्या है, क्विंक ट्यूब किस तरह की होती है, तो काम क्या है इसका, ध्वनि का वेग निकालने का, व्यतिकरण होता है इसमें भी। तो इसमें भी क्या होगा कि इस तरह की एक ट्यूब मान लो, है ना, इसके ऊपर एक ये ट्यूब, एक ये ट्यूब है ना। और ऐसा समझो कि यहां से ध्वनि स्रोत, यहां पे ध्वनि स्रोत है जिसकी यहां पे पता कर सकते हैं। और यहां पे क्या है, डिटेक्टर, डिटेक्टर कह लो या आप कह लो आईज, ईयर, ईयर कान है आपके, ऐसा मान लो आप सुन रहे हो यहाँ ध्वनि को, है ना। या कोई भी डिटेक्टर मतलब माइक समझ सकते हो, यहाँ पे कोई भी डिटेक्टर माइक समझ लो, आपके कान समझ लो, तो यहाँ पे ध्वनि आएगी, है ना। मान लो शुरू में इधर की लाइन लेंथ और इधर की लेंथ बराबर है, शुरू में इधर की लेंथ और इधर की लेंथ बराबर है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे मैंने कोई ध्वनि उत्पन्न की किसी स्पीकर से, यहाँ पे अपने एक डिटेक्टर लगा रखा है, माइक लगाया हुआ है, या हमने अपने कान से सुन रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि शुरू में यहाँ की लंबाई और इधर की लंबाई बराबर है, तो ध्वनि को ये रास्ता चलना पड़ेगा और इधर से ये रास्ता चलना पड़ेगा। की लंबाई बराबर होगी कि दोनों का पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर समान हो गया। अगर मैं प्रारंभ की बात करूं, माना, थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभ में दोनों की लंबाई समान है, तो डेल्टा एक्स क्या आएगा, 0। इसकी लंबाई ये, इसकी लंबाई ये,
तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ध्वनि को इधर चलनी पड़ी, उतनी दूरी इधर चलनी पड़ी, दोनों का रास्ते का अंतर ही क्या कहलाता है? पथांतर। तो पथांतर शून्य है। पथांतर शून्य होने का मतलब तीव्रता कैसी मिलेगी ध्वनि की? यहाँ अधिकतम, यानी कि बहुत तेज ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ पर दोनों तरंगे आपस में क्या होंगी? मिलेंगी तो क्या होगा? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण होगा तो क्या होगा? हमारे पास दोनों की लंबाइयों का पाथ लेंथ देख लेंगे, पाथ का अंतर देख लेंगे। पाथ का अंतर क्या बैठेगा? 0। अगर शुरू में ये लंबाई बराबर रही हमारे, ठीक है, चलो जी, शुरू में हमने बराबर रख ली, पाथ अंतर डिफरेंस 0, तो अधिकतम ध्वनि सुनाई देगी। अधिकतम ध्वनि सुनाई देगी इस केस में, ठीक। अब मान लो यहां से मैंने, भाई इधर से तरंग आ रही, इधर से तरंग आ रही, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो अपरिगामी तरंगे तो बनेंगी, है ना। समान आवर्ती की, चूंकि एक जैसे सोर्स हुआ, एक ही स्रोत हुआ, समान आवर्ती की है और समान आयाम की, विपरीत दिशा से आके यहां मिली, व्यतिकरण हुआ, अध्यारोपण हुआ, अध्यारोपण से अपरिगामी तरंगे बनी, और अपरिगामी तरंगे बनने से उनके बीच पाथ अंतर डेल्टा x 0 आया। तो इसका मतलब यहां पर मुझे अधिकतम ध्वनि सुनाई दी। मैं कह रहा हूं कि मैंने थोड़ा सा इसको, नली को इसको ऊपर आगे पीछे खिसक सकती है ये वाली, तो आगे पीछे खिसकाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आया। अगर मैं इसको आगे ले आया, मान लीजिएगा यहां ले आया, यहां ले आया कहीं, ठीक, और यहां पे ले आया, ये जो है ये ऐसा मान लो, ये यहां, ऐसा आ गई नली खिसक के, है ना। तो कितना खिसक गई इधर? ये x खिसक गई इधर, लेकिन x यहां से भी तो खिसकी, यानी कि टोटल कितनी चली? 2x चल गई है। तो इधर से तो जितनी तरंग ने चलना था उतनी चली, इधर से तो कितनी चली? उतनी ही चली, इधर से भी जितनी चलनी थी चली। तो दोनों की लंबाइयों में कितने का अंतर आ जाएगा? कितने का अंतर आ जाएगा दोनों की लंबाइयों में? मान लीजिएगा ये लंबाई जो है इसकी x चला, ये भी x चला, तो कितनी लंबाई चला? 2x चला। तो इधर से तरंग को जाने में और इधर से तरंग को जाने में रास्तों का अंतर क्या आएगा, है ना। यदि इधर की नली को नाम दे देता हूं, मान लो राइट वाली, यदि जो है बाईं तरफ की, लेफ्ट या राइट, तो अगर दाईं तरफ की, दाईं साइड, दाईं तरफ की नली x चलती है, x नहीं बल्कि 2x चलेगी, है ना, 2x चलती है, तो सॉरी x चलेगी भाई, इसको तो हमने x से चलाया इधर, तो लेकिन तो पाथ डिफरेंस, तो पथांतर कितना? 2x हो जाएगा, डेल्टा x 2x। अब अगर ये रीडिंग यहां से नोट कर लेंगे, यहां स्केल बना रहता है, ये तो नोट कर लेंगे स्केल पे से कितनी लंबाई चलाई, स्केल से पता लग जाएगा, यानी कि x मुझे पता लग जाएगा। यहां पे मैं डिटेक्टर लगा के रखा हूं, अगर मुझे यहां पर कुछ भी नहीं सुनाई दिया, अगर यहां पर कुछ भी सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब यहां पर व्यतिकरण कैसा हुआ? विनाशी व्यतिकरण हुआ, और यहां पे बिल्कुल सन्नाटा छा गया, कुछ नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब ये पाथ डिफरेंस डेल्टा x किसके बराबर आएगा? अगर सन्नाटा छा रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, तो डेल्टा x आ जाएगा विनाशी व्यतिकरण के हिसाब से λ/2 या 3λ/2 या 5λ/2। मान लो उसने बोला कि पहला जो है यहां पर प्रथम विनाशी व्यतिकरण है, या दूसरा विनाशी व्यतिकरण है ना, दूसरा मिनिमा है, तीसरा मिनिमा, उस हिसाब से मान दूसरा मिनिमा कहा तो क्या 3λ/2 के बराबर हो जाएगा, पहला मिनिमा कहा तो क्या λ/2 के बराबर हो जाएगा, चौथा मिनिमा कहा, उस हिसाब से हम यहां पर लिख सकते हैं। तो बात यह है कि यहां पर हमें क्या सुनाई दे रहा है वो सवाल में देगा। अगर उसने कहा कि यहां पर मुझे अधिकतम ध्वनि सुनाई दी, तो पहली बार सुनाई दी अधिकतम ध्वनि, उसके बाद से जैसे हमने उसको चलाया तो पहले अधिकतम ध्वनि सुनाई देंगे, तो डेल्टा x कितना होगा? तो पहले अधिकतम ध्वनि के लिए डेल्टा x कितना आ जाएगा? लैम्बडा, 2λ, 3λ के हिसाब से, यानी कि यदि नली को चलाने पर प्रथम अधिकतम मिले, मैक्सिमा मिले, तो x कितना आएगा? x कितना बैठेगा? तो ये तो पक्का पता है कि डेल्टा x कितना बैठेगा बेटे, क्या डेल्टा x लैम्बडा बैठेगा, प्रथम अधिकतम, क्योंकि वो तो शुरुआत वहां से ले लिया हमने, रेफरेंस था वो लो। तो डेल्टा x कितना? डेल्टा x कितना है? 2x बराबर लैम्बडा, तो x बराबर λ/2,
यानी कि इसको λ/2 चलाना पड़ेगा, इस तरंग को इसको λ/2 चलाना पड़ेगा। और लैम्बडा निकाल सकते हैं यहाँ से, लैम्बडा निकाल सकते हैं 2x के बराबर, तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी निकाल सकते हैं, क्योंकि x तो हम यहाँ से माप लेंगे ना, ये तो लंबाई नाप ही लेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे सवाल बनेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ सवाल कैसे बनेंगे कि भाई कितना चलाएं जिससे कि यहाँ तीसरा मिनिमम मिले, कितना चलाएं जिससे कि यहाँ चौथा मैक्सिमम मिले, तो उस हिसाब से पाथ डिफरेंस देख लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये 2x अगर ये 1 मीटर खिसका इधर, तो यानी कि पाथ डिफरेंस 2 मीटर आ जाएगा, क्योंकि इधर से भी खींची 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, तो ध्वनि की तरंग को 1 मीटर एक्स्ट्रा 1 मीटर एक्स्ट्रा देंगे 2 मीटर, यानी कि 2x एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा, तो पाथ डिफरेंस 2x हो जाएगा, है ना भाई। अगर आपने इसको सोचा कि यहाँ से यहाँ तक x खिसकाया, तो वास्तव में तो ये 2x खिसक गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप कहो कि भाई मैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको x खिसकाया, तो वास्तव में x ये खिसकी इधर और x ये चल गया इधर, इतनी दूरी तो ध्वनि की तरंग को तो x फालतू चलना पड़ा, ये चलना पड़ा, तो टोटल तो 2x चलना पड़ा ना ध्वनि को, तो ध्वनि को 2x चलना पड़ा, इसलिए पाथ डिफरेंस 2x ले लेंगे। बस सिंपल से एग्जाम्पल था ध्वनि की तरंगों में वेग निकालने का। अब जैसे वेवलेंथ निकल गई, तो वेग निकालने के लिए क्या होता है, v इक्वल टू एफ लैम्बडा, है ना, v इक्वल टू एफ लैम्बडा। एफ इस स्रोत की फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो हमें पता लगी है, वो तो पता ही है। यहाँ पे लैम्बडा हम लिख सकते हैं 2x जो भी दिया होगा, ठीक। तो यहाँ से ध्वनि का वेग निकल जाएगा, हवा में निकल जाएगा ये ध्वनि का वेग, ठीक है। ये बेसिक सा एग्जाम्पल है, मतलब ध्वनि की चाल निकालने का। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आने की भी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है इस टॉपिक से भी। तो यह है बीट्स, ठीक है। बीट्स क्या होती हैं समझें। बीट्स विस्पंद को बोल देंगे हिंदी में। तो ये होते क्या है, जैसे मान लीजिएगा हम कोई भी चीज़ को दो ध्वनि सुन रहे हैं, या मैं कोई बात बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, आपने सारे 1 2 3 4 5 अलग अलग सुने, या मैं बोलता हूँ ए ए ए ए ए ए ऐसे बोला, तो आपको ये सारी चीज़ें सुन रही हैं अलग अलग। मैंने बोला इतने, मैंने बोला ए ए ए, 1 सेकंड में मान लो मैंने ए 4 बार बोला, ए ए ए ए 4 बार बोला, आपको अलग अलग सुन रहे चारों। या मैं 1 सेकंड में 10 बार भी बोल सकता हूँ, ए ऐसे भी बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 1 सेकंड में 10 बार बोलूँ तो बहुत फास्ट बोलना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने पहले तो 1 सेकंड में 4 बार बोला, ए 4 बार बोल लिया, ठीक। फिर मैंने 1 सेकंड में 5 बार बोला ए, तो थोड़ा फास्ट बोलना पड़ रहा, आपको अलग अलग सुन रहे सारे ए, ठीक। फिर मैंने 1 सेकंड में 8 बार बोला ए, तो 1 सेकंड में इतनी फास्ट बोलना पड़ रहा, लेकिन फिर भी आपको सारे के सारे जो ए है, सारी की सारी ध्वनि की पॉइंट्स हैं वो अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। अगर मैं 10 बार बोल रहा हूँ ए, तो आपको ये भी शायद थोड़े थोड़े से अलग अलग सुन रहे होंगे कि हाँ मैंने 1 सेकंड में 10 बार बोल दिया होगा, आपको सुने। लेकिन मैं सोचूंगा कि 1 सेकंड में 30 बार बोलूं, 1 सेकंड में 30 बार बोलूं ए, तो कैसे आवाज सुनेगी ए। 1 सेकंड में मैंने 30 बार ए बोला, लेकिन इतनी फास्ट बोल दिया आपको उनके बीच का अंतर पता ही नहीं लग पाया कि मैंने 2 अलग अलग ए करके बोले हुए हैं, है ना। तो एक्चुअल में हमारे कानों की एक जो है एक लिमिट है कि वो कितनी आवृत्ति को 1 सेकंड में कैसे को अलग अलग पहचान सकता है। अगर वो 1 सेकंड में मैक्सिमम 10 बार तक आ रही हो, 1 सेकंड में 10 बार हो रही होगी, तो हम उसको अलग अलग देख सुन सकते हैं, है ना। हमारे कानों का परसेप्शन है, हमारे कान इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारी ताकत इतनी है कि 1 सेकंड में अगर कोई चीज 10 बार हो रही होगी सुनना में, तो 10 बार हम उसको अलग अलग सुन सकते हैं। लेकिन उससे बाद वो उसकी ज्यादा उसकी आवृत्ति 1 सेकंड में ज्यादा होने लगे, तो उसकी आवृत्ति यानी कि 1 सेकंड में ज्यादा सुनने का मतलब उसकी आवृत्ति ज्यादा होने लगे। अगर वो अंतर ज्यादा है आवृत्ति का कि 1 सेकंड में ज्यादा आवृत्ति से आने लगे, तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि वो अलग अलग ध्वनियां हैं। तो हमारे पास सबसे पहली बात तो यह है कि 2 ध्वनियां आनी चाहिए जिनकी आवृत्ति में थोड़ा सा अंतर कम हो। तो सबसे पहले विस्पंद के लिए क्या कंडीशन है कि 2 ध्वनि तरंगे जिनमें आवृत्तियों में अंतर बहुत कम हो, अगर वे आकर के मिले, व्यतिकरण करें, अध्यारोपण हो, तो उस समय उनकी जो आवृत्तियां होती हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो जो हमें नई आवाज सुनाई देगी उसको बोलते हैं बीट्स, और उसमें जो टाइम लगेगा उसको बोले बीट्स पीरियड या विस्पंद समांतराल समय आवर्तकाल। और उसके उल्टे को क्या बोलेंगे, विस्पंद फ्रीक्वेंसी, विस्पंद आवृत्ति या फिर बीट आवृत्ति। ये तो छोटी सी बातें मैंने आपको बता दी, इसको प्रूफ करेंगे कि क्या होता है, कैसे सवाल बनते हैं।
पहले शॉर्ट में दिमाग में क्या रखें कि विस्पंद बनने के लिए दो स्रोत चाहिए जिनकी आवृत्तियों में थोड़ा ही अंतर हो, 5-10 आवृत्ति का अंतर हो या 10 से नीचे आवृत्ति का अंतर होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी दोनों की आवृत्तियों का अंतर होगा तो हमें उनके व्यतिकरण से जो ध्वनि सुनाई देगी वो हम उसको अलग अलग सुन सकते हैं, है ना, एक अलग अलग अंतराल पर सुन सकते हैं कि अच्छा ये भी है, अभी अभी है, ठीक। तो उनको बीट्स बोलते हैं, ठीक है। जब आप म्यूजिक में बोलते हैं कि बीट देना, ये देना, तो वो बीट्स यही है, विस्पंद बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या है, बीट्स है। तो मेन पॉइंट क्या हुआ, दो ध्वनि स्रोत जिनमें आवृत्तियों का अंतर थोड़ा सा हो, बहुत कम हो, लगभग 10 से कम आवृत्तियों का अंतर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आवृत्तियों का अंतर, समझ में आ गया? क्योंकि हमारे कान ज्यादा आवृत्तियों का अंतर को नहीं पहचानेंगे, वो हमें एक ही सुनाई देगी ध्वनि, फिर हमें अंतर पता नहीं लग पाएगा कि हाँ यहाँ पर जो है दो अलग अलग ध्वनि आई, ठीक। अब अगर मान लो दो अलग अलग आवृत्ति है तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक ध्वनि तरंग ये है, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t माइनस k1 x, a2 साइन ओमेगा 2t माइनस k2 x, ये है, ये तो है दो ध्वनि तरंगे ले ली मान लो, है ना। चलो ये ले ली मान लो। तो अगर मैं इनकी बात करूं डेल्टा एक्स की, अगर मैं इनमें डेल्टा फाई की बात करूं, मान लीजिएगा ये क्या है, दो ध्वनि तरंगे हैं, दो ध्वनि तरंगे। अगर मैं डेल्टा फाई की बात करूं, डेल्टा फाई की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t माइनस k1x1 और प्लस k2 x2, ठीक। अगर मैं बात करूं मूल बिंदु पर, कहीं पे भी देख सकते हैं मूल बिंदु पर, तो क्या x को मैं मान लेता हूं फिलहाल 0, दोनों का 0 ले लिया, तो डेल्टा फाई क्या आ गया, ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t, यानी कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये आ गया t। तो अब उसको बहुत ध्यान से सुने, हमने जब व्यतिकरण किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझेंगे, जो डिफरेंस है अभी तक हमने जो व्यतिकरण पढ़ा उसमें सोर्स था, एक सोर्स था, इससे तरंगे आई, इससे तरंगे आई, दोनों सोर्स कैसे थे, कोहेरेंट सोर्स थे, है ना, बिल्कुल ऐसे सोर्स थे जिनकी आवृत्तियां समान थी, जिनकी आवृत्तियां समान थी, ध्यान दें, जिनकी आवृत्तियां समान थी। तो आवृत्ति समान होने से क्या होता है, ये वाला टर्म, ये वाला पद कट रहा था, लेकिन ये वाला बच रहा था, जिसे हमने डेल्टा एक्स नाम दिया था। इसका मतलब ये था कि जब ये वाला टर्म नहीं था, समय के साथ साथ प्यारे बच्चों हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। डेल्टा फाई बदल नहीं रहा था, तो एक पर्टिकुलर एक्स पर, कोई भी एक्स पर डेल्टा फाई फिक्स हो गया था, तो वहां पर डेल्टा फाई अगर मैक्सिमम आवृत्ति का, मैक्सिमम तीव्रता का आ रहा तो मैक्सिमम तीव्रता मिलती रहेगी, अधिकतम मिल रहा होगा, मैक्सिमम मिल रहा होगा, और अगर न्यूनतम है तो न्यूनतम। तो दो तरंगों के व्यतिकरण से डेल्टा फाई फिक्स हो गया था, क्योंकि दोनों स्रोत कैसे थे, समान आवृत्ति के थे, जो कि हमारी व्यतिकरण में अभी तक की कंडीशन थी। कैसे सोर्स थे, कोहेरेंट, जिनके समान कला में, समान कला के जो स्रोत होते हैं उनको कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, कला संबंध स्रोत बोलते थे, ठीक। ये पुरानी चीज याद करा दी मैंने। तो यहां पर कला संबंध स्रोत है क्या, नहीं। इसका मतलब इसका जो फेज होगा किसी भी एक लोकेशन पर, किसी भी एक जगह पर, जैसे मैंने सबसे आसान करने के लिए क्या ले लिया, ओरिजिन, एक लोकेशन ले ली, कोई भी मूल बिंदु ले लिया, आसान करने के लिए कोई भी ले सकते हैं, वो x1 x2 आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी रहेगी, लेकिन अगर मैं x को 0 कर दूं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसी से समझना, आपको ऐसे ही करना है, ठीक, क्योंकि इसी से प्रूफ करेंगे ताकि चीजें आसान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x को और भी कुछ ले लेंगे तो एक वैल्यू जुड़ती चली जाएगी, तो डिफरेंस में जब भी आप लेंगे वो डिफरेंस में वहां पर आ जाएगी। मेरे बताने का मतलब यह है कि अभी तक व्यतिकरण में आवर्ती समान ले रहे थे, जिससे कि ये वाला पद कट रहा था, जो कि समय से इंडिपेंडेंट था। डेल्टा फाई हमारे पास कैसा था, डेल्टा फाई हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज के लिए बिल्कुल फिक्स था, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, एक पर्टिकुलर एक्स पर, ठीक। तो अब मैंने एक्स तो कहीं पे भी एक पर्टिकुलर एक्स ले लिया, लेकिन अब मैंने एक्स किसी भी एक्स पर आया
तो टाइम के साथ साथ ये वैल्यू तो बदल रही है, 1 सेकंड 2 सेकंड पर तो इसका आंसर अलग अलग आएगा। यस, यानी कि इसका मतलब एक जगह पर ही अब डेल्टा फाई समय के साथ बदल रहा है, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कला संबंध स्रोत नहीं है, ऐसे स्रोत है जिनकी आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर हो, जिनकी आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर हो। थोड़ा सा अंतर होना जरूरी है, वो क्यों है मैंने अभी सबसे पहले समझाया आपको, क्योंकि हमारे कान थोड़े से आवृत्ति के अंतर को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग सुन सकते हैं। ठीक, अब समय के साथ ये फिर बदल रहा, सोचो जब समय के साथ ये फिर बदल रहा है तो इस फेज की वैल्यू, इस कला की वैल्यू, कलांतर की वैल्यू क्या 0 भी हो सकती है समय के साथ साथ बदलते बदलते, क्या 2 पाई भी हो सकती है, क्या 4 पाई भी हो सकती है, क्या 3 पाई भी हो सकती है, यानी कि डेल्टा फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, यानी कि मैक्सिमा के हिसाब से भी आ सकती है एक ही जगह पर खड़ा मैं। तो यानी कि मेरे पास इस स्रोत से भी ध्वनि आ रही, इस स्रोत से भी ध्वनि आ रही, कभी तो उनके बीच में कलांतर 0, कभी 2 पाई, कभी 4 पाई, कभी 3 पाई, कभी जो पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे भी आ सकते हैं। यानी कि मुझे यहीं पर खड़े खड़े उन स्रोतों की ध्वनि में अंतर दिख रहा है, कभी तेज आवाज, कभी बिल्कुल 0 आवाज, कभी तेज कभी लो आवाज, कभी तेज कभी लो आवाज। कारण कि एक ही जगह पर फेज नियत नहीं है, समय के साथ साथ बदल रहा है। और समय के साथ साथ बदलने का बाद क्या होगा भाई, आपको ये तो पता ही है ना कि आई क्या होता था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अगर ये बदलने लगे तो ये भी तो बदलने लगेगी व्यतिकरण के बाद, अगर ये बदलेगा तो व्यतिकरण के बाद तीव्रता भी तो बदलेगी। अगर ये अधिकतम हो रहा तो अधिकतम हो जाएगी, तीव्रता आवाज तेज सुनाई देगी, कम हुआ तो कम सुनाई देगी, है ना। ये समय के साथ बदल रहा, अभी तक हमारे पास ये समय के साथ साथ नहीं बदल रहा था, तो ये फिक्स था। अगर ये मैक्सिमम बन रहा है एक जगह पर तो मैक्सिमा ही था, तो आवर्ती अधिकतम तीव्रता सुन रही थी अगर ये न्यूनतम था तो न्यूनतम तीव्रता सुन रही थी। लेकिन अब यहां देखो समय के साथ साथ बदल रहा है, कोहेरेंट सोर्स नहीं है, अलग अलग आवृत्ति के हैं, आवृत्ति में थोड़ा सा अंतर है, फिर कह रहा हूं थोड़ा सा अंतर है। तो ये समय के साथ साथ बदलने के कारण यहां पर अधिकतम भी कल आ सकती है, न्यूनतम भी आ सकती है, एक ही जगह पे खड़े खड़े, है ना। लोकेशन कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर 4 मीटर, x बराबर 0 मीटर पे, है ना। तो 0 मीटर मैंने इसलिए लिया ताकि जो है आसान हो जाए, ये वाला टर्म ना आए बार बार। क्लियर। अब ये जो डेल्टा फाई हमारे पास आया, ये कौन सी कंडीशन के लिए आया, मैक्सिमा के लिए भी हो सकता है और मिनिमा के लिए भी, है ना। अगर ये आवृत्तियों का अंतर सोचो बहुत ज्यादा होता, चलो मान लो 1 सेकंड में 100 बार अंतर आता है, तो 1 सेकंड में 100 बार अधिक न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम हो जाता, तो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता 1 सेकंड में 100 बार हो जाती, तो आपको तो जो न्यूनतम हुई तो पता नहीं लग पाता। तो 1 सेकंड में 100 बार अधिकतम होती तो आपको तो अधिक तीव्रता सुनाई देती, ऐसा सुनता। जैसे लाइट है, लाइट की जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज के हिसाब से ये जलती रहती है, बुझती रहती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है कि बुझ भी रही। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से जल रही बुझ रही लाइट है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से आती है, बिजली आती है, तो इतनी तेजी से जलता बुझता है बल्ब या ट्यूबलाइट कि आपको बंद होने का समय दिखता ही नहीं वो। क्योंकि हमारी आंखें अगर 1 सेकंड में बल्ब 10 बार तक कम ज्यादा हो रहा हो, जल रहा बुझ रहा हो 10 बार तक, तो हम उसको जलता बुझता अलग अलग पहचान सकते हैं, हमारी आंखों की ताकत इतनी तो है। लेकिन 1 सेकंड में 100 बार जल रहा बुझ रहा हो तो हमें नहीं पता लग पाता कि वो बुझा भी था, हमें तो जलता हुआ दिखाई देता है। तो वैसे ही अगर एक ही जगह पर खड़े खड़े 100 बार आवृत्तियों का अंतर आ रहा होगा, तो एक ही जगह पर खड़े खड़े 100 बार कलांतर बदल रहा होगा, 100 बार आवृत्ति तीव्रता अधिक कम होगी, तो हमें तो बहुत फास्ट स्पीड से केवल आवाज सुनाई देगी, कंटिन्यूअस, अलग अलग नहीं सुनाई देगी। जो बीच में गैप हुआ, सन्नाटा आया, वो सुनाई नहीं देगा हमें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, वो कब सुनाई देगा, अगर ये अंतर बहुत कम हो। हमने अंतर की बात क्यों की थी, समझ में आ गया कि कम अंतर क्यों करा हमने। अंतर अगर ये कम ले लो, मान लो इसकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, तो 1 सेकंड में 5 बार ये कम ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ज्यादा कम 5 आवृत्ति तेज सुनाई देगी हमें, है ना। 1 सेकंड में 5 बार तेज सुनाई देगी और 5 बार हमें बिल्कुल सन्नाटा भी सुनाई देगा, और हमारे कान उसको आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि हमारी कान अगर 1 सेकंड में 10 बार ये चेंज हो रहा होगा तो उसको पहचानने के लिए सक्षम है, ताकत इतनी है। ठीक, तो हमें क्या करना है भाई, इस फेज के हिसाब से अब तो हमें वो टाइम पीरियड निकालना कि कितने समय में इनके दो लगातार मैक्सिमा या 2 लगातार मिनिमा के बीच का समय कितना है, और उस समय का उल्टा ही कहलाता है विस्पंद आवर्तकाल या बीट पीरियड, ये निकालना। तो 2 लगातार मैक्सिमा, यानी कि कहां पे मैक्सिमम मिलेगा, जहां पे मैक्सिमम मिलेगा वहां डेल्टा फाई पे मैक्सिमा की कंडीशन लगा देंगे, जहां पे मिनिमम मिलेगा वहां डेल्टा फाई पे मिनिमा की कंडीशन लगा देंगे, है ना। तो हमें वो टाइम भी निकल जाएगा। समझ में आ गया क्या करने वाले हैं हम, है ना। चलिए करते हैं सबसे पहले फोर मैक्सिमा या अधिकतम ध्वनि के लिए। अधिकतम ध्वनि ध्यान रखें, ओमेगा 1
माइनस ओमेगा 2 बहुत कम है, बहुत कम है। लगभग आप मान सकते हो 10 से कम मान के चल लो, लगभग 10 के आसपास या उससे कम तक मान लो रफली, है ना। तो मैक्सिमा के लिए डेल्टा फाई कितना होता है भाई? डेल्टा फाई होता है भाई 2 पाई एन, 2 पाई एन। तो यहां पर डेल्टा फाई आ गया 2 पाई एन बराबर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। तो 2 पाई F1 माइनस F2, 2 पाई F1 2 पाई F2, तो 2 पाई कॉमन लिया, ये इससे उड़ जाएगा। तो T बराबर कितना आ गया भाई? N अपॉन F1 माइनस F2, ऐसे बोल सकते हैं। अब सोचो n बराबर 0 पर तो समय 0 हो गया, तो t इक्वल टू 0 शुरुआत की बात हो गई। तो हम तो इसके क्या कहते हैं, पहला समय निकालते हैं। क्या होगा? 1 अपॉन F1 माइनस F2। n बराबर, भाई अगर मैं n बराबर 0 लूँ तो समय क्या आ गया? 0। और n बराबर 1 लूँगा तो समय क्या आ गया? 1 अपॉन F1 माइनस F2। और अगर n बराबर 1 लूँगा, है ना, अगर n बराबर 1 लिया 2 लूँगा तो क्या आएगा? 2 बाई F1 माइनस F2। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए वास्तव में, क्योंकि F1 माइनस F2 भी हो सकता है और F2 माइनस F1 भी हो सकता है, और समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो प्लस का होता है। तो ये जो समय है, ये जो समय है, एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा का समय है। लगातार दो मैक्सिमाओं का समय है ना, दो लगातार मैक्सिमाओं के बीच के समय को क्या बोलते हैं? विस्पंद पीरियड या विस्पंद आवर्तकाल। ठीक है। तो यानी कि t कितना आ गया? 0, 1 बाई F1 माइनस F2, 2 बाई F1 माइनस F2, 3 बाई F1 माइनस F2, है ना। तो दो लगातार मैक्सिमा, मैक्स के मतलब अधिकतम, या जहां पर ज्यादा तीव्रता मिलेगी, जहां पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा, मैक्स के बीच का समय, जिसे क्या बोलेंगे? विस्पंद आवर्तकाल। विस्पंद आवर्तकाल, विस्पंद आवर्तकाल बोल देंगे। दैट इज कॉल्ड बीट पीरियड। इसे हम क्या बोलेंगे? बीट पीरियड। अच्छा, बीट पीरियड बोल देंगे। ओके, दो लगातार, अब दिस माइनस दिस कर लो, या दिस माइनस दिस कर लो, या दिस माइनस दिस कर लो, तो 1 माइनस 0 आएगा, यही 2 माइनस 1, 1 बटे दिस, 3 माइनस 2, 1 बटे दिस। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या आया भाई? कोई भी ले लो, दो लगातार, ये माइनस ये कर लो या ये माइनस ये कर लो, 2 बटे F1 माइनस F2 माइनस 1 बटे F1 माइनस F2, कुछ भी कर लो, ये इन दोनों में से कर लो, इन दोनों में से कर लो, इन दोनों में से। तो इसी को बोलेंगे टाइम पीरियड या फिर विस्पंद का। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन F1 माइनस F2, विस्पंद का आवर्तकाल। ठीक, दिस इज कॉल्ड आवर्तकाल या बीट पीरियड। बीट पीरियड या विस्पंद आवर्तकाल, यानी कि 1 सेकंड, दो लगातार अधिकतम या मिनिमम के बीच में लगने वाला समय ये होगा। मिनिमम के बीच में भी निकालेंगे, यही आएगा। तो अगर मैं कहूं कि भाई दो लगातार मैक्सिमा के बीच में लगने वाला समय 0.2 सेकंड है, 0.2 सेकंड है, दो लगातार अधिकतम के बीच में लगने वाला समय 0.2 सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितने विस्पंद आएंगे? इसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन 0.2 कर दो, 1 अपॉन 0.2, तो 1 अपॉन 0.2 क्या हो गया? 5, यानी कि 1 सेकंड में 5 बार अधिकतम हो जाएगा। तो 1 सेकंड में जितने अधिकतम आ रहे होंगे, 1 सेकंड में मैक्सिमा की संख्या को क्या बोलेंगे भाई? टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? आवर्ती। लेकिन किसकी आवर्ती होगी? 1 सेकंड में विस्पंदों की आवर्त संख्या हो जाएगी, तो यानी कि विस्पंद आवर्ती या बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बीट पीरियड का उल्टा ही बीट आवर्ती होती है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है। आप इसका मतलब ये समझे कि मान लो ये 0.2 सेकंड आया, तो 0.2 सेकंड में आपके एक टाइम पीरियड है, एक से दूसरे लगातार मैक्सिमम के बीच की दूरी, तो उसका उल्टा करा, 1/0.2, 5 आ गया। मतलब ये क्या होता है 1 सेकंड में? तो 1 सेकंड में 5 विस्पंद आ चुके होंगे, 5 बीट्स आ चुकी होंगी, यानी कि 5 मैक्सिमा आ चुके होंगे इन 1 सेकंड। तो इसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। जितने नंबर ऑफ मैक्सिमा हो इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकंड, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब इसका उल्टा ही तो करना। तो बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या बना? इसका उल्टा F1 माइनस F2। यस, तो बीट फ्रीक्वेंसी या फिर
विस्पंद आवर्ती, विस्पंद आवर्ती कितनी, क्या 1/t कह सकते हैं या फिर 1/ft का मतलब f1 माइनस f2 है ना, ये बोल देंगे इतने हर्ट्ज, इतने हर्ट्ज आ जाएगी है ना। तो ये क्या कहलाती है, एक सेकंड में कितने मैक्सिमम की संख्या, एक सेकंड में नंबर ऑफ मैक्सिमास, नंबर ऑफ मैक्सिमास यानी कि विस्पंदों की संख्या कह सकते हैं, एक सेकंड में नंबर ऑफ मैक्सिमा की संख्या, या विस्पंद बोल सकते हैं इनको, एक सेकंड में विस्पंदों की संख्या, या एक सेकंड में विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवर्ती कहते हैं या बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ में आ गई होगी इतनी बातें, तो बड़ा सिंपल सा है। तो ये हमने मैक्सिमा के हिसाब से निकाला, क्लियर, तो डेफिनेशन समझ में आ गई। तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब सीधे सीधे आप याद रखेंगे, दो आवर्तों का अंतर जो हमें सुनाई देता है दैट इज बीट्स, यानी कि हमें दो आवर्तों का अंतर सुनाई देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दो आवर्तों का अंतर हमें सुन रहा है वही बीट है। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब दो आवर्तों का अंतर, शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल कि दो आवर्तों का अंतर, अगर बोले बीट फ्रीक्वेंसी बताओ, दो आवर्ती निकालो अंतर निकाल दो, दो आवर्ती निकालो अंतर निकाल दो, बीट फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। अब हमने मैक्सिमा के लिए निकाला, अगर मैं इसको मिनिमा के लिए निकालूं, किसके लिए, मिनिमा के लिए, यहां मिनिमा कर देंगे, न्यूनतम, न्यूनतम ध्वनि के लिए बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम ध्वनि के लिए क्या बनाएंगे, तो न्यूनतम ध्वनि के लिए डेल्टा फाई कितना होता है, 2n+1 π/2, तो डेल्टा फाई बराबर 2n+1 π/2 दैट इज ω1 माइनस ω2 t दैट इज 2 पाई f1 माइनस f2 t, पाई से पाई काट दो तो t कितना आ जाएगा भाई, t आ जाएगा बेटे कितना, 2n+1 अपॉन 2f1 माइनस f2, है ना, वही बात है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि समय नेगेटिव नहीं होगा, f1 माइनस f2 भी हो सकता है और f2 माइनस f1 भी हो सकता है। अब मान लो n की वैल्यू ले ली अपने 0 1 2 3, तो समय क्या क्या आएंगे, क्या 0 आएगा, 1 रखेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 रखेंगे तो ये आएगा 1/2f1 माइनस f2, फिर आएगा 3/2 f1 माइनस f2, 2 रखेंगे तो 4 और 1 5 यानी कि 5 f1 माइनस f2, ऐसे चलता जाएगा। तो ये वो समय है जब जब आपको न्यूनतम ध्वनि सुनाई देगी, यानी सन्नाटा छाया रहेगा, पर आपको पता तभी लगेगा कि सन्नाटा का जब वो फ्रीक्वेंसी का अंतर क्या हो, बहुत कम होने, तो पता नहीं लग पाएगा। इसीलिए मैंने बोला शुरू में ही कि आवर्तियों का अंतर बहुत कम होना चाहिए जब जब हम बीट्स की बात करेंगे। तो अगर कोई पूछे बीट्स क्या है सर, तो बीट्स क्या बोलेंगे बेटे, बीट्स यानी कि एक सेकंड में विस्पंदों की संख्या को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये एक सेकंड में मिलने वाली कितने अधिकतम या कितने मिनिमम मिल रहे हैं एक सेकंड में, अधिकतम की बात करो क्योंकि सुनने हमें तो सुनने से मतलब है, तो एक सेकंड में मिलने वाले अधिकतम या मैक्सिमम की संख्या कितनी मिल रही है एक सेकंड में, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी, वही बीट्स कहलाती हैं। उनके अंतर कोई, दो फ्रीक्वेंसी के अंतर को बीट्स कहते हैं, विस्पंद कहते हैं, है ना। तो यहां पर अगर मैं इनका अंतर देखूं मिनिमम के लिए न्यूनतम के लिए, तो बीच का समय विस्पंद आवर्तकाल कहलाएगा, दो मिनिमम के बीच का। अब देखो दिस माइनस दिस करो। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर दिस माइनस दिस करूँ तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 3/2 f1 माइनस f2 माइनस के 1/2 f1 माइनस f2। तो अभी भी 3 माइनस 1 2, 2/2 है ये, तो 2/2 f1 माइनस f2, 2 से 2 कट जाएगा, तो अभी भी क्या बचा f1 माइनस f2। तो कुल मिला के चाहे तो दिस माइनस दिस कर लो, चाहे ये माइनस ये कर लो, 5 माइनस 3 2 बचेगा, तो चाहे आप ऐसे कर लो 5 माइनस 3 वाला, नीचे 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा, तब भी आंसर यही बैठेगा। यानी कि आवर्तकाल अभी भी वही है, तो बीट फ्रीक्वेंसी अभी भी वही है,
वो तो एक ही उसके स्रोत की बात हो रही है ना, दो मतलब दो सेम सोर्स की बात है, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए टाइम पीरियड और आवर्ती समान है वही, तो फिर वही बीट पीरियड के बाद वही विस्पंद आवर्ती आ जाएगी, वही एक सेकंड में नंबर ऑफ मिनिमा की संख्या को विस्पंदों की संख्या कह सकते हैं, है ना। तो विस्पंदों की संख्या को क्या बोला, बीट फ्रीक्वेंसी। तो इन शॉर्ट बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, f1 माइनस f2 हर्ट्ज को बीट फ्रीक्वेंसी या फिर विस्पंद आवर्ती कहते हैं। कई बार बोलेगा बताओ विस्पंदों की आवर्ती क्या है, तो विस्पंद आवर्ती का मतलब क्या हुआ, विस्पंद आवर्ती का मतलब हुआ f1 माइनस f2, जबकि एक सेकंड में बनने वाले विस्पंदों की संख्या। ओके, चलिए किताबों में बीट्स के लिए डायग्राम दिया रहता है ना, कि कैसे वो बीट्स की शेप बनती है। जैसे हमें नोड बने थे, हमारे निस्पंद बने, विस्पंद बने, उनकी डायग्राम पता है कैसे बनते हैं, विस्पंद कैसा होता है, निस्पंद कैसा होता है, प्रस्पंद कैसा होता है, तो विस्पंद कैसा होगा उसका डायग्राम किताबों में दिया रहता है, उसको कैसे बनाते हैं वो समझते हैं, है ना। तो विस्पंदों का डायग्राम को समझने के लिए हमें उसके समीकरण पता है कि मान लो मेरे पास एक तरंगी थी a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x1, और भाई दूसरी तरंग ये थी y इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x2। दोनों को मैंने फिलहाल आयाम समान ले लिया, आपके केस में समान आयाम की रहेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो इनको हम x बराबर 0 पर ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं, 0 पर, एट x बराबर 0। तो y1 क्या बन जाएगा, y1 बन जाएगा a साइन ओमेगा 1t, y2 क्या बन जाएगा a साइन ओमेगा 2t। ये बन गया। मूल बिंदु पे समान इजी करने के लिए कोई अंतर नहीं आएगा, अगर x कुछ और भी हो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ते। तो इसलिए अपने तो कोर्स में बस इसी समझ लो कि 0 मान के करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खैर y1 बराबर है साइन ओमेगा 1t, y2 बराबर है साइन ओमेगा 2, कहाँ पर, एट x बराबर 0 पर, मूल बिंदु पर ले लिया। मान लो दो तरंगे कहाँ मिल रही, मूल बिंदु पर आकर के मिल रही, जहाँ पे x 0 है, जिनके लिए x 0 से चले समझ लो यहाँ पे है। तो x 0 है, मूल बिंदु पर है, तो दोनों तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना S1 S2 S नोट, ये भी S नोट ले लिया ध्वनि तरंगों, या फिर प्रेशर की फॉर्म में लिख सकते हैं P नोट P1 P2। तो मैंने एक जर्नल ले लिया भाई, विस्पंदों का मतलब यहाँ से समझते हैं। तो होगा क्या, दोनों तरंगे मिलेंगी आपस में, विपरीत दिशाओं में आते ही मिलेंगी, ठीक, और उनको में क्या हो जाएगा विस्पंदों में यहाँ पे, है ना। भाई मान लो एक तरंग ये थी, एक तरंग ये थी, कोई भी ले लो चाहे, है ना, विपरीत दिशा में ले लो, कैसे भी ले लो। तो यहाँ पर इनके मिलने पर x तो मैंने 0 ले लिया, तो नई जो तरंग बनेगा ध्रुवण के सिद्धांत से लिए क्या नेट लिखेंगे कि y1 प्लस y2, तो क्या होगा a साइन ओमेगा 1t a साइन। ये समझाने के लिए है, वैसे तो कहानी समझ में आ चुकी है क्या होता है विस्पंद। ये सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें इसका एक विस्पंदों का डायग्राम दिया होता है, उसको किस बेसिस पर बनाया जाता है वो समझ ले, और डायग्राम याद रख लो, क्योंकि एक ही तो टॉपिक है, इसी का डायग्राम रटना। खैर ए कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। चलो जी, ए साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये लगा दो, सी मान लो, से डी मान लो, क्योंकि अलग अलग टर्म है ना। तो 2 साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टी बाई 2, और यहाँ पर कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी बाई 2। ध्यान रखें दोनों आवर्तियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 10 से कम ही अंतर होगा इनका, है ना। ऐसा मान लो 1-2 का अंतर हो सकता है और बढ़िया, 2 का अंतर है और अच्छा है, 1 का अंतर और अच्छा है, और भाई जो है 3 का अंतर है और अच्छा है, 4 का अंतर है और अच्छा है, तो 10 से कम रखो। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2a साइन, अगर मैं 2 पाई f1 2 पाई f2 लिखूं तो 2 पाई कॉमन ले लो, f1 प्लस f2 बाई 2 इंटू टी, इससे ये चलो तो 2 रखने दो, और ये कोस 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी। ये 2 काट भी सकते हैं लेकिन इसी फॉर्मेट में रख लो। तो ध्यान दो ये वाला टर्म टाइम के साथ साथ बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, लेकिन इसमें आवर्ती बहुत फास्ट है, इसमें आवर्तियों का अंतर आ रहा है। ये तो जुड़ रही आवर्ती, जुड़ के तो और ज्यादा हो जाएंगी। भाई मान लो मैंने मान लिया कि लेट f1 की वैल्यू मैंने ले ली कितनी, 100 हर्ट्ज ले ली या 101 ले ली, और f2 की वैल्यू ले ली मैंने 99 हर्ट्ज, मान लिया इतनी ले ली। तो सोचो जब जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, तो 200 आ गई अगर आवर्ती,
तो पागल हो जाओगे, तो पता ही नहीं लग पाएगा 200 आवर्ती में तो क्या चल रहा है आप। लेकिन आपको तो कब समझ में आएगा, जब आवर्तियां कम हो। तो कम आवर्ती यहां पर है ये 101 माइनस, अगर मैं इसका अंतर देखूं F1 माइनस F2, क्या 101 माइनस 99 बराबर 2 हर्ट्स आया। ऐसा समझने के लिए ले लिया एग्जाम्पल। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये वाले में तो आपकी आवृत्ति क्या बैठेगी, F1 माइनस F2 बाई 2 यानी कि 1, और यहाँ पे F1 प्लस F2 100 आ जाएगी आवृत्ति इसकी, है ना। तो अगर 100 आ गई और ये 1 आ गई, तो ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला तो बहुत स्लोली चेंज होगा, और ये बहुत फास्ट होगा। ये तो तेजी से चेंज होगा, तेजी से बदलेगा, ये धीरे धीरे बदलेगा। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही हुआ। तो वास्तव में y जो नेट मिला, ये मिला, तो व्यतिकरण के बाद ये एक हमें क्या मिल गया, एक फलन मिल गया। तो ये जो फलन मिला, इस फलन का ग्राफ ही क्या कहलाएगा, बीट्स कहलाएंगी। बीट्स का विस्पंदों का ग्राफ कहलाएगा। विस्पंद इस फंक्शन के हिसाब से बनाए जाते हैं, यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं एक तरह से, जिसमें साइन और कोस दोनों मल्टीप्लाई में है ना। अगर मैं y1 की बात करूं, y1 का ग्राफ तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई y1 ये है, और y2 का ग्राफ मान लो ये y1 है, y2 का ग्राफ आप ऐसे समझ लो, आवर्तियों में अंतर है ना थोड़ा सा, एक y1 का लिख दिया और एक ये वाला y2 के लिए, ये वाला y1 के लिए। तो y1 और y2 का साइन के ग्राफ है, साइन के तो ग्राफ बनाने हैं। तो ये ग्राफ हमारे बने ही आपस में मिलेंगे। तो ध्यान दे, मैं अक्सर बता दूं कि भाई मान लो, मैं फिर से बताता हूं, ये ग्राफ मान लीजिएगा आपने, किसका है, y1 का है। ये ग्राफ y1 के लिए बनाया, ये ग्राफ y1 के लिए बना साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ दूसरा फिर बनाया हमने, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी सी अलग बनाई तो आवर्तकाल भी अलग होगा, उसका आवर्तकाल भी अलग हुआ। तो ये अपना y2 समान आयाम के हैं, है ना, ये y2 है। ये दोनों आपस में मिले कैसे, इस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से मिले, क्योंकि मैथ ये कहता है कि भाई दोनों का व्यतिकरण के बाद ये फलन बना, तो इस फलन का ग्राफ ही क्या कहलाएगा, विस्पंदों का ग्राफ कहलाएगा। अब बहुत ध्यान से अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं, तो देखो ध्यान से, एक तो ऐसा ग्राफ है जिसकी आवर्तियों का अंतर बहुत कम है, एक ऐसा जिसकी बहुत फास्ट है। लेकिन एक साइन का ग्राफ, साइन क्या होगा, t बराबर 0 पर तो 0 आएगा, तो 0, और ये t बराबर 0 पर उसकी कोई वैल्यू आएगी, लेकिन 0 इंटू 0 ही बैठ जाएगा, 0 इंटू दिस जो भी आएगा। तो शुरुआत कहां से होगी, 0 से होगी भैया। तो t बराबर 0 पर 0 आ जाएगा। तो जो y नेट आया, ये तो y1 y2 आया, ये किसका है, y नेट का ग्राफ, y नेट विस्पंदों का ग्राफ। तो शुरुआत कहां से होगी, 0 से, क्योंकि t बराबर 0 पर ये 0, तो y नेट की शुरुआत 0 से होगी। अब इसमें दो साइन का भी ग्राफ है, कोस का भी, लेकिन जो टोटल मिला करके बनेगा वो देखना। तो होता क्या है बेसिकली, एक फंक्शन तो आप समझ लो कि बहुत स्लो है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई होकर के फाइनली 0 होना। तो ग्राफ 0 से शुरू हो गया, ग्राफ 0 से शुरू हो गया। तो जो हमारे पास फलन बहुत तेजी से बदल रहा साइन का, वो बना लेते हैं, और ये बहुत तेजी से, बहुत स्लो बदल रहा वो बना लेते हैं। तो जो बहुत स्लो बदल रहा है, ऐसा बदल रहा है, मान लो एक तो ऐसा फलन बनाएंगे जिसमें बहुत स्लोली इसकी आवर्तियां बदल रही हूं, ठीक। तो ये कौन सा फलन का होगा, इसका जिसकी आवर्ती कैसी है, F1 माइनस F2 बाई 2 वाले की हिसाब से, है ना। सोचो F1 माइनस F2 तो 2 हर्ट्ज है ना, तो बहुत धीरे धीरे आवर्ती आएगी, और F1 प्लस F2 बाई 2 कितना आएगा, 100 तो बहुत तेजी से बदलेगा, तो 100 तो बहुत तेजी से बदलेगा, ये वाला अपना बहुत तेजी से बदलेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे। तो ऐसा ग्राफ आपको दिया जाता है, बहुत सारी आवर्तियां आ जाएंगी, लो जी सब बना दो भैया, सब बना दो। तो फाइनली तो चूंकि बीट्स तो एक ही टॉपिक है, इसका एक ही ग्राफ बनता है, तो आप तो क्या करो, इस ग्राफ को रट लो, और क्या है।
लो जी लो, पूरा बना देता हूँ आपके लिए। तो इसे कहते हैं विस्पंदों का ग्राफ। विस्पंदों का ग्राफ ऐसा मिलेगा भाई, बहुत सारी आवृत्तियां तो किसकी हैं, ये किसका ग्राफ है, ये f1 प्लस f2/2 इस वाले पद का ग्राफ है। कुल मिला के टोटल का ग्राफ कहलाता है विस्पंदों का ग्राफ, बाई नेट, है ना। विस्पंदों का ग्राफ, विस्पंदों का ग्राफ ऐसे दिखाई देते हैं, है ना। तो इसका ग्राफ ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, इसका कारण मैंने समझा दिया है कि भाई एक तो बहुत तेजी से बदल रहा है, एक ये दोनों का मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास बना फलन ये बन गया, तो इसी को विस्पंद कहते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इस ग्राफ में भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो ग्राफ है, y1 y2 के साइन के ग्राफ है, साइन 2 के, दोनों की आवृत्ति में थोड़ा सा अंतर है, एक आगे होगा थोड़ा पीछे होगा, दो ग्राफ हमने अलग अलग बना दिए, इन दोनों को मिला करके ये बन गया, क्योंकि नया ग्राफ ये बना मल्टीप्लाई होकर के हिसाब से, है ना। तो अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं। इसमें बता दूं ये क्या कहलाती है, ये परिणामी तरंग की, परिणामी तरंग के आयाम की आवृत्ति, परिणामी तरंग का जो आयाम है उसकी आवृत्ति, उसका आयाम इस आवृत्ति के हिसाब से बदल रहा है। और अगर मैं बोलूं कि परिणामी तरंग की आवृत्ति क्या है, तो उसको बोलेंगे परिणामी तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति ये मानेंगे। परिणामी तरंग इस आवृत्ति के हिसाब से बदल रही, लेकिन आयाम इस हिसाब से बदल रहा, और आयाम बदलने को हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम और मिनिमा, तो उसी के हिसाब से हमने मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन निकाली थी, याद है। मैक्सिमम मिनिमा कौन से निकाला था, माइनस वाले से, जिसमें माइनस था ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ से भी हम उस चीज को निकाल सकते हैं जो हमने पहले किया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।